आज हम दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा लिखित उपन्यास मुसाफिर कैफे का भाग 4 पढ़ेंगे। हमने तीसरे भाग में पढ़ा था कि सुधा चंदर से शादी के बारे में लेकर अपने डर को बता रही थी। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। मैं इतने तरीके से शादी टूटते हुए देख चुकी हूँ कि मुझे बस डर लगता है शादी से। इतना डर कि अगर कभी सपने में भी हमारी शादी आती है तो सपना टूट जाता है। देखो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। मैं इतना खराब भी नहीं हूँ। हाँ, शादियों में जो लोग अलग होते हैं वो भी खराब नहीं होते। खराब बस शादी होती है। यूं तो चंदर को कभी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ। जिनको कभी कभी गुस्सा आता है, उनको जब गुस्सा आता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए थोड़ा थोड़ा गुस्सा करते रहना चाहिए। रिश्तों और जिंदगी चलाते रहने के लिए अच्छा होता है। आधा सासे स्टेशन। चंदर अपनी मम्मी के साथ हफ्ते भर में 3 लड़कियों से बेमन मिला। जब वो मम्मी को वापस जाने से पहले स्टेशन छोड़ने आया, तब चंदर ने पहली बार अपनी मम्मी को सुधा के बारे में बताया। मम्मी गुस्सा भी हुई कि उससे मिलवाया क्यों नहीं। चंदर ने उस दिन ये सोच के मम्मी की ट्रेन छुड़वा दी कि एक बार सुधा मम्मी से मिल ले। चंदर ने सुधा को कई बार फ़ोन मिलाया। अगले दिन कोर्ट भी गया, लेकिन उससे ना कोई बात हुई ना ही कोई मुलाकात। चंदर ने अपनी मम्मी को बहाना बना दिया कि सुधा को किसी काम से दिल्ली जाना पड़ गया है, वो अगली बार पक्का मिलवा देगा। मम्मी भी जिद पे अड़ गई कि बिना मिले नहीं जाएंगी। खैर, चंदर ने सुधा को मैसेज किया कि मम्मी फलानी ट्रेन से जा रही हैं, अगर हो सके तो बस 5 मिनट के लिए मिलने आ जाए। हालांकि चंदर को ये उम्मीद नहीं थी कि सुधा आएगी, लेकिन वो आई। वो आते हुए बड़ी अच्छी लग रही थी। आती हुई हर बात अच्छी लगती है। बातें, बारिश, धूप, समंदर, सब कुछ। वैसे भी मिलने के लिए स्टेशन बड़ी सही जगह लगती है। रोज कितने लोग पहली बार यहाँ मिलते हैं। सुधा को मम्मी बिना पलके झपकाए देखती रही। वो सुधा में अपनी बहू ढूंढ रही थी। माँ होना असल में कुछ न कुछ ढूंढते रहना है बस। मम्मी ने जैसे ही शादी का पूछा तो उसने साफ कह दिया, मम्मी जी, मुझे शादी करनी ही नहीं है। चंदर को कई बार समझा चुकी हूँ। यही मेरे पीछे पड़ा है। आपसे मिलने भी इसलिए आई कि आपको बता दूँ कि आप प्लीज़ इसकी शादी कहीं और कर दीजिए। चंदर की मम्मी ने बस इतना कहा, बेटा, तुम्हारे मुंह से मम्मी जी बहुत अच्छा सुनाई दिया। सुधा ने बढ़कर मम्मी को गले लगा लिया। इसके बाद मम्मी कुछ और बोल नहीं पाई। एक बार उन्होंने बोलने की कोशिश की, शायद वो समझा पाएं कि झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन ट्रेन की आवाज़ में मम्मी की आवाज़, आसपास के शोर में चंदर की सिसकियाँ, सब घुल गई। 5 मिनट में ये रिश्ता स्टेशन की चाय जितना बासी हो चुका था। केवल ट्रेन से जाने वाले ही स्टेशन पर नहीं बिछड़ रहे होते हैं, बल्कि कई बार प्लेटफॉर्म की एक ही साइड पर लोग हमेशा के लिए बिछड़ रहे होते हैं। चंदर को ये उस दिन समझ आया, लेकिन ट्रेन जाने के बाद। चंदर का स्टेशन से घर लौटने का मन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा ज़्यादा आ रहा है या रोना। वो उसी समय समंदर के पास गया, जहाँ जाकर सुधा चुप हो जाती थी। गीली रेत पैर के जितने हिस्से को छू रही थी, बस शरीर का उतना हिस्सा ही रो नहीं रहा था। वो रात करीब 12 बजे तक बैठा हुआ पता नहीं क्या क्या सोचता रहा। चंदर जब घर लौटा तो देखा सुधा पहले से ही वहां पर थी। चंदर इतना थक गया था कि ना अब गुस्सा रहा था और ना ही रोना। उसने नीचे गद्दा बिछाया और सो गया। लाइट ना चंदर ने बंद की और ना ही सुधा ने। एक हफ्ते में ही उन दोनों का रिश्ता ऐसे हो गया जैसे बरसात में छाता, जिसमें ना पूरा भीगते बनता है और ना ही पूरा सूखते। अगले दिन सुबह अलार्म बजने से पहले सुधा उठ चुकी थी। वो शायद सोई ही नहीं थी। सुधा चंदर के सामने चाय रखते हुए बोली, मुझे कुछ बात करनी है। मैं जा रही हूँ। ये बताने के लिए आने की क्या जरूरत थी? जाओ। नहीं, कुछ और भी बात करनी थी। शादी नहीं करनी है ना तुम्हें? ठीक है, इसके अलावा कुछ बोलना है?
मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। प्लीज़ ये बकवास बंद करो। क्या हम हमेशा के लिए शादी के बिना नहीं रह सकते? नहीं रह सकते। देखो, आई एम प्रेग्नेंट। यार प्लीज़, मेरा ऐसे ही सिर घूम रहा है, तुम बकवास पे बकवास किए जा रही हो। आई एम सीरियस। कुछ भी बोलने से पहले नहीं सोचती ना तुम? हर चीज़ मजाक नहीं होती यार। अब मैं तुम्हारे मजाक से बोर हो गया हूँ। आई एम सीरियस। और कैसे बोलूँ ये बात? ये वो मोमेंट था जिसके बाद चंदर और सुधा की ज़िंदगी बदलने वाली थी। अक्सर लोग ऐसे मोमेंट में कुछ बोल नहीं पाते। इन दोनों के साथ भी वही हुआ। दोनों चुप हो गए, जैसे करने को अब बातें ही खत्म हो गई हों। बातें खत्म हो जाना हमेशा बुरा नहीं होता है। कभी कभी ऐसे मोमेंट्स अगली पूरी ज़िंदगी में होने वाली तमाम बातों को आने के लिए जगह बनाते हैं। बात बात में चंदर को अब सुधा पे यकीन नहीं था। उसने हॉस्पिटल में टेस्ट करके कंफर्म किया, सुधा सही में प्रेग्नेंट थी। चंदर को इस प्रेगनेंसी की खबर से थोड़ी उम्मीद जगी। नई जिंदगी हमेशा नई उम्मीद लेकर आती है, नई बातों की, नई दुनिया की, नई गलतियों की। जिसने भी कहा था कि दुनिया उम्मीद पर टिकी है, उसे ज़रूर अपने बच्चे की शक्ल देखकर ही ये ख्याल आया होगा। इसी उम्मीद से चंदर ने पूछा, फिर क्या करना है अब? क्या करना है मतलब? बेबी चाहिए मुझे। और शादी? यार मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि शादी नहीं करनी। तुम पागल हो क्या? बिना शादी के बच्चा? तो मैं संभाल लूंगी ना, ये मेरी प्रॉब्लम है। तुम्हें कोई पकड़ के थोड़ी ही रखा है। यू आर फ्री एज ऑलवेज। अकेले मैनेज कर लोगी? मैं तो कर लूंगी, तुम मैनेज कर लोगे मेरे बिना? देखो, तुम अकेले पीजी नहीं खोज पाई, और इतने महीनों में। नहीं, खोज नहीं पाई नहीं, बल्कि खोजा नहीं, क्योंकि मैं रहना चाहती थी तुम्हारे साथ। मैं फटाफट घर पे बात कर लेता हूँ, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। इसी महीने शादी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें मालूम है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या? तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए रीज़न की ज़रूरत है, और वो रीज़न है शादी। मैं नहीं हूँ। कभी सोचा है तुमने कि शादी चाहिए क्यों होती है? एक मिनट के लिए ज़रा सोचो। मान लो दुनिया में बस हम दो होते, तो हमें साथ साथ रहने के लिए शादी की ज़रूरत होती? शादी दो लोगों के बीच होती ही नहीं है। शादी की ज़रूरत तब होती है जब दुनिया में तीन लोग हों। तुम क्या कह रही हो तुम्हें पता है? यही कि शादी वादी इस दुनिया का सबसे बड़ा शो ऑफ यार। शादी के बाद क्या मैं तुमसे अलग तरह से बात कर लूँगी? ऐसे ही बोलूँगी ना जैसे अभी बोलती हूँ। तुम भी वैसे ही इरिटेट करोगे मुझे जैसे अभी करते हो। क्या बदल जाएगा फिर? अगर कुछ नहीं बदल जाएगा, बस दोस्तों की, घर वालों की खुशी के लिए क्यों नहीं कर सकती तुम शादी? देखो, शादी हम उन सब की खुशी के लिए कर रहे हैं, तो अपनी खुशी के लिए कुछ ना करें? बताओ। देखो यार, तुम वकील हो, तुमसे मैं बातों में नहीं जीत सकता, लेकिन जिंदगी लॉजिक से नहीं चलती है ना। हाँ, वही तो मैं भी कह रही हूँ कि जिंदगी लॉजिक से नहीं चलती। सोचो, अगर लॉजिक से चलती तो शादी के लिए कभी हाँ ही ना कर दिया होता। जानते हो, हम सबका फ्यूचर बस एक ही है, अपने आप को रोज पागल होने से बचाने तक जीते चले जाना। बस मैं अपने तरीके से पागल होना चाहती हूँ। चंदर और सुधा एक बार फिर बोलते बोलते रुक गए थे। यह अब अक्सर होने लगा था। इस कट्टी मिल्ली में एक हफ्ता बीत गया। चंदर शादी से ज्यादा अब वो बच्चा चाहता था। हर एक बच्चा पैदा होकर दुनिया का कुछ अधूरा हिस्सा पूरा कर देता है। चंदर की दुनिया का अधूरापन सुधा की दुनिया के अधूरेपन से थोड़ा अलग हो गया था। चंदर की दुनिया के रास्ते सुधा की दुनिया के रास्ते से अभी तक साथ चलते हुए चौराहे पर आ चुके थे। चार से चौराहा। चंदर ने रिजाइन कर दिया, बिना इस बात का सोचे कि कल को क्या होगा। असल में कल क्या होगा ये सोचना हमेशा ही फिजूल होता है। सोचकर कुछ हासिल ही नहीं होता। बहुत ज़्यादा सोच कर, देख परख कर बाजार से तमाम सामान खरीदे जा सकते हैं,
लेकिन ज़िंदगी को नहीं जिया जा सकता। मार्केट में कुछ खरीदते हुए हमारा हर बार किसी सामान की गारंटी पूछना कितना फिजूल होता है, ये जानते हुए कि ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है और हम रोज़ हर सामान की गारंटी वाला ही खरीदना चाहते हैं। चंदर बस वहाँ से चले जाना चाहता था, बहुत दूर। कहाँ पता नहीं, क्यों पता नहीं। हम सबकी ज़िंदगी में ये दिन आता ही है जब हम सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये हमारी मंजिल नहीं है। हम रोज़ सही पते पर पहुंचकर भटके हुए होते हैं। चंदर को बहुत अच्छे से मालूम था कि सुधा को ऐसी कंडीशन में अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं है, लेकिन उसकी वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं थी। चंदर जितना सुधा को जानता था उसको बहुत अच्छे से मालूम था कि वो सब संभाल लेगी। लड़कियां सब अकेले संभाल ही लेती हैं। चंदर अपना सामान पैक करके निकल ही रहा था, इतने में सुधा बोली, कब आओगी? मेरे आने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? हाँ, मैं बोलूँगी पड़ता है तो क्या रुक जाओगे? देखो अब रुकना मुश्किल है मेरा। मुझसे ना ये दुनिया झेली जा रही है और ना ही तुम, ना ऑफिस ना ये घर। ऐसा लग रहा है सब दोबारा शुरू करना पड़ेगा। ठीक है जाओ, मैंने पहले भी कहा था तुमको, तुम फ्री हो। तुम रोकोगी नहीं? रोकूंगी तो पक्का नहीं रुकोगे। हाँ, अगर ना रोकूं तो शायद तुम आ जाओ। तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूं? नहीं। क्यों नहीं लगता तुम्हें ऐसा? तुम्हारे इस नहीं ने मेरा रुकना मुश्किल कर दिया है। तुम्हारा कोई फर्क ना पड़ना मुझे ज़्यादा बेचैन कर रहा है, और कुछ नहीं करता। इतना ही है तो रुक जाओ। तुम्हें पता है ना कि तुम सही से रोक लोगी तो मैं नहीं जा पाऊंगा। हाँ पता है, फिर भी नहीं रोकना? नहीं, तुम अबॉर्ट करा दो बच्चे को। बस आगे कुछ मत बोलना, तुम जाओ। लेकिन अकेले कैसे करोगी? बस बोला ना, तुम जाओ चंदर, सब हो जाएगा, मैं सब कर लूँगी। जाने से पहले चंदर ने सुधा को गले लगाया। सुधा ने चंदर को ज़्यादा ज़ोर से गले लगाया। चंदर ने सुधा के पेट पर सहलाकर बच्चे की आहट सुनी। सुनी नहीं, शायद महसूस की थी, या महसूस करने की कोशिश की। ना सुधा कुछ बोली, ना चंदर, ना ही बच्चा, ना ही बच्चे की वो सहलाहट, ना ही घर, ना घर की खिड़की, न घर की खिड़की से आ रही धूप, न ही खिड़की से दिखने वाला वो पेड़, न दरवाजा, न ही अलमारी, न बेड। सब एक साथ बिना आवाज़ किए फफक फफक के रो रहे थे। सब कुछ शांत था, सब कुछ सुन्न था, दुनिया चुप थी। हाथ से हरिद्वार। चंदर ने मुंबई से निकलकर ये नहीं सोचा था कि कहाँ जाएगा, कितने दिनों के लिए जाएगा। वो पहले एयरपोर्ट पहुँचा। उसने 1-2 जगह की फ़्लाइट के बारे में पता किया, लेकिन वो कहीं जल्दी नहीं पहुंचना चाहता था। एयरपोर्ट पर सब जल्दी में थे, लेकिन चंदर को अब कोई जल्दी नहीं थी। वो वहाँ से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर उसको अपने कॉलेज का टाइम याद आया। उसको हरिद्वार का ट्रिप याद आया, जब वो हर की पैड़ी पर गंगा में पैर डालकर रात भर बैठा था। ये सब सोचकर चंदर ने हरिद्वार जाने वाली ट्रेन का पता किया। पुरानी जगहों पर इसलिए भी जाते रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट से आकर मिलता है। लाइफ को रिमाइंड करके जीते चले जाना भी आगे बढ़ने का एक तरीका ही तो है। 2 दिन बाद चंदर हरिद्वार पहुंचा। वहाँ गंगा में पैर डालकर वो रात भर बैठा रहा। जब घाट पर बैठे बैठे चंदर ने अपना मोबाइल खोला तो देखा कि उसमें दुनिया भर के तमाम मैसेज हैं। कोई उसको लोन दे रहा है, कई नई फ्रेंड रिक्वेस्ट हैं, खुशियों की दिवाली, खुशियों का नया साल। कोई घर बेच रहा है तो कोई नई पुरानी कार, कोई नई हेल्थ प्लस सेविंग पॉलिसी बेच रहा है। जैसे कुछ ना कुछ खरीदते रहना ही इस दुनिया में खुशी पाने का एक तरीका है। चंदर को अपने मोबाइल में सुधा का एक भी मैसेज नहीं मिला। इस बात से वो थोड़ा उदास हुआ और अपना मोबाइल वहीं गंगा में फेंक दिया। मोबाइल फेंकते ही उसे लगा
जैसे पुरानी दुनिया से उसका सारा कनेक्शन अब खत्म हो गया है। उसको थोड़ा सा अब हल्का महसूस हुआ। गंगा के पास बैठे बैठे चंदर के लिए पूरी दुनिया जिसे नदी हो गई थी। मोबाइल फेंकते ही उसको लगा कि सब कुछ बह गया। गंगा का पानी बहुत ठंडा था और चंदर के अंदर सब कुछ जल रहा था। हर की पैड़ी घाट पर बैठकर चंदर को मुंबई की, समंदर की, रेत की बहुत याद आई। जब चंदर को मुंबई की, समंदर की, रेत की बहुत याद आ रही थी तो सुधा की याद भी आकर इन यादों में घुलती जा रही थी। सुबह होने पर चंदर पास के एक आश्रम में गया। वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश की। आश्रम में सुबह शाम 2 बार ध्यान होता है, जिसमें हर रुकने वाले को जाना जरूरी था। 2-3 घंटे बाद ही उसको ध्यान करने के लिए उठा दिया गया। नहाकर नाश्ता करके चंदर ध्यान वाले कमरे में पहुंचा। वहां पर कोई गुरुजी आत्मा परमात्मा के बारे में बता रहे थे। जब आदमी अंदर से खाली होता है तो आत्मा परमात्मा की बातें कितनी बकवास लग सकती हैं। उसको ये एहसास उसी दिन हुआ। चंदर का मन किसी भी बात में नहीं लग रहा था। उसे बार बार लग रहा था 5-10 दिन में वो लौट जाएगा। किसी तरह उसने 2 घंटे ध्यान में बैठने का नाटक किया। जिस ढर्रे पे जिंदगी चला करती है उसमें किसी को नाटक करना सीखने के लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं होती। हर कोई कभी न कभी जिंदगी में जिंदगी का नाटक करता ही है। ये सब सोचते हुए चंदर 2 घंटे तो नाटक सहन करता रहा, लेकिन उसके बाद वो झेल नहीं पाया। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यही है कि वो रह रह कर हमारी उदासियों और बेचैनियों के बहाने हमें नींद से जगाती रहती है। चंदर मन ही मन बुदबुदाया कि भगवान भी बहुत बड़े नाटक का छोटा सा हिस्सा है। ये सोचकर वो अभी मन ही मन खुश हो रहा था कि इतने में गुरुजी की धुंधली आवाज सुनाई पड़ी। ऐसे ही रोज 2 घंटे परमात्मा को दीजिए, एक दिन आनंद आएगा। चंदर ने वहां 7-8 दिन रुककर आनंद के आने की बेसब्री से इंतजार किया। इस बीच उसको बार बार लगा कि वो लौट जाए, लेकिन वो लौटकर फिर से वैसे नहीं शुरू करना चाहता था। हर बीतते दिन के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दुनिया में तमाम जैसे भगवान भी एक तरह का एडजस्टमेंट है जो लोग अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। चंदर तो ये एडजस्टमेंट सुधा के साथ भी नहीं कर पाया था, तो वो भगवान के साथ क्यों करे। ये सोचकर वो अपना सामान उठाकर बस स्टैंड पहुंच गया। हमारी असली यात्रा उस दिन शुरू होती है जिस दिन हमारा दुनिया की हर चीज से, हर रिश्ते से भगवान पर से विश्वास उठ जाता है, और यात्रा उस दिन खत्म होती है जिस दिन ये सारे विश्वास लौटकर हमें गले लगा लेते हैं। हम सब केवल किसी न किसी चीज में विश्वास करना सीखने के लिए पैदा ही होते हैं। भटकना मंजिल की पहली आहट है। कोई सही से भटक ही लेता है तो बहुत कुछ पा जाता है। सच्ची आज़ादी का कुल मतलब अपनी मर्जी से भटकना ही तो है। गूगल मैप से चलने वाले अक्सर गलत मोड़ ले आते हैं। चंदर ने यह सोच लिया था जब भटकना ही है तो अपने हिसाब से भटकेगा, इसलिए शायद अब वो या तो नई दुनिया ढूंढ सकता था या पुरानी दुनिया में अपना नया कोना। बस से बस। चंदर हरिद्वार बस स्टैंड पहुंचते ही पहली बस में बैठ गया। बस में बैठते ही उसको खूब गहरी नींद आई, जो आश्रम में पिछले 7-8 दिनों में नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद चंदर के पड़ोस में बैठी लड़की ने उसे उठाया। कंडक्टर टिकट के लिए पूछ रहा था। चंदर ने लापरवाही से कहा, जहां तक बस जा रही है वहां तक का टिकट दे दो। बस मसूरी जा रही है। मसूरी के रास्ते में पड़ने वाले शिव मंदिर पर बस रुकी। चंदर के पड़ोस वाली लड़की ने कहा, आगे बस बहुत घूमेगी, आप उठ जाइए, बार बार आपका सिर मेरे कंधे पर आ रहा है। सॉरी, यहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है, आप चाहें तो ले सकते हैं। चंदर ने उतरकर मुंह धोया। उसके सोए हुए मुश्किल से 3 घंटे ही हुए थे, लेकिन बड़ा फ्रेश लग रहा था। उसने मंदिर में मिलने वाली फ्री खिचड़ी और चाय ली। इस मंदिर से लगी हुई एक रत्नों, रुद्राक्षों वगैरह की दुकान भी थी, जहां बार बार कई जगह लिखा हुआ था, नकली साबित करने वाले को 5 लाख का इनाम।
थोड़ा अजीब है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कई असली केवल इसलिए असली हैं क्योंकि वो अभी तक नकली साबित नहीं हुए हैं। लोग अपने अपने हिसाब से असली माला, रुद्राक्ष वगैरह खरीद रहे थे। चंदर के पड़ोस वाली लड़की बस के दूसरी तरफ पहाड़ को निहार रही थी। चंदर उसके पड़ोस में जाकर खड़ा हो गया। इससे पहले वो कुछ बोलता, वो लड़की बोली, घर छोड़कर आ रहे हो? हाँ, कुछ ऐसा ही। तुम्हें कैसे पता? जहां तक बस जाती है वहां तक टिकट मांगने वाले अक्सर घर छोड़कर ही आते हैं। घर तो छोड़ा है मैंने, लेकिन भागा नहीं हूं। तुम भी घर छोड़कर निकली हुई हो क्या? हाँ, 3 साल हो गए। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? पम्मी। और तुम्हारा? चंदर। वैसे घर किस वजह से छोड़ा? कोई लड़के वड़के का चक्कर था क्या? देखो, हर लड़की लड़के के लिए घर नहीं छोड़ती। अच्छा, तो तुमने किसके लिए छोड़ा? अपने लिए, अपने पागलपन के लिए। ऐसा क्या पागलपन है तुम्हारा जिसके लिए घर छोड़ना पड़ा? तुम कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं पूछ रहे हो। घर तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। बातें करते रह गए तो बस जरूर छूट जाएगी। पम्मी और चंदर दोनों की बस में बैठते ही मसूरी चलकर बस के पास आना शुरू हो गई। चंदर खुद में ही इतना उलझा हुआ था कि उसने पम्मी से ज्यादा कुछ जानने की कोशिश नहीं की। उतरने से पहले पम्मी ने चंदर को अपना नंबर दिया और कोई भी जरूरत पड़ने पे फोन करने को कहा। माँ से मसूरी। चंदर ने मसूरी पहुंचकर 2-3 होटल देखे। जिस होटल के कमरे से बाहर पहाड़ सबसे अच्छा दिख रहा था, चंदर ने वो होटल फाइनल कर दिया। होटल वाले के ये पूछने पर कि कितने दिन के लिए कमरा चाहिए, चंदर कोई जवाब नहीं दे पाया। होटल वाले ने दोबारा पूछा कि कमरा कितने दिनों के लिए चाहिए। चंदर ने थोड़ा सोच कर बोल दिया कि उसका मसूरी रुकना काम पर डिपेंड करता है, फिर भी 1 हफ्ता तो लग ही जाना चाहिए। होटल के रजिस्टर में एंट्री करते हुए एड्रेस वाला कॉलम भरते समय चंदर का पेन बहुत थोड़ा सा कांपा। पिन कोड के हर एक जीरो में छुपी हुई हजारों यादें थोड़ी लड़खड़ा गई। चंदर के कमरे में पहुंचते ही बिस्तर ने उठकर उसको गले लगा लिया। नींद उसका सिर सहलाने लगी। कंबल ने उसको ओढ़ लिया। कमरे के बाहर दिन शाम के साथ घुलकर रात को बुला रहा था। तारे टूट टूट कर रात का अधूरापन भरने लगे। आवाजें झींगुर हो गई। सब कुछ ठहर रहा था। करीब 10 घंटे सोने के बाद चंदर की नींद सुबह करीब 7 बजे खुली। घर से निकलने के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि चंदर इतनी गहरी नींद सोया हो। शहरों की नाप तौल वहां रहने वाले लोगों की नींद से करनी चाहिए। शहर छोटा या बड़ा वहां रहने वाले लोगों की नींद से होता है। ठिकाना तो कोई भी शहर दे देता है, गहरी नींद कम शहर दे पाते हैं। सुबह उठने के बाद चंदर इतना शांत था जैसे वो 10 घंटे की नींद के बाद नहीं, 10 घंटे के मेडिटेशन के बाद उठा हो। चंदर को कभी सुबह उठने की आदत नहीं थी। जो सुबह जल्दी नहीं उठते वो किसी दिन गलती से जल्दी उठ जाते हैं तो उन्हें लगने लगता है कि सुबह इतनी अच्छी होती है, रोज ही सुबह उठना चाहिए। चंदर को भी सुबह उठकर लगा कि अभी तक वो ना जाने कितनी सुबहों का नुकसान कर चुका है। चंदर ने अपना जैकेट पहना और मसूरी टहलने के लिए निकल गया। दुनिया की तमाम चीज़ों में से जिनका आप भरोसा नहीं कर सकते, उनमें से एक मसूरी का मौसम भी है। कब मौसम साफ हो जाए और कब एकदम से धुंध हो जाए, पता ही नहीं चलता। रोज की तरह दुनिया धीरे धीरे शुरू हो रही थी, ठीक वैसे जैसे आज दुनिया का पहला दिन हो। बच्चे स्कूल जा रहे थे। चाय की दुकानें अभी खुल ही रही थी। कुछ बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी शेप और साइज के लोग टहल रहे थे। कुछ बूढ़े इतनी जल्दी जल्दी टहल रहे थे कि ऐसे जैसे ही टहलते टहलते एक दिन जवान हो जाएंगे। कुछ अंकल आंटी लोग वहीं बेंच पर बैठकर अनुलोम विलोम कर रहे थे। उधर चाय की दुकान के पास कुछ लोग अखबार पर आंख गड़ाए हुए थे। अपनी शादी के सालों की लंबाई के हिसाब से सड़कों पर दिखने वाले कपल्स के बीच की दूरी
नापी जा सकती थी। थोड़ा ही आगे चलने पर चंदर को हनीमून इन होटल दिखा। होटल देखकर सुधा की याद आई, फिर सुधा की बात की याद आई, और फिर सुधा के साथ बिताया गया टाइम, फिर सुधा की जिद भी याद आई, और सड़क पर खड़े खड़े एक ही मिनट में चंदर हनीमून इन के सामने फिर से एक बार अकेला हो गया। अगली चाय की टपरी पर जाकर चंदर चाय लेकर चाय के गिलास की गर्माहट को हल्के हल्के महसूस कर रहा था। चंदर के हाथ का जितना हिस्सा चाय के प्याले की गर्माहट को छू रहा था, उतने हिस्से को सुधा की याद आ रही थी। यादें सिर पर मंडराने वाले मच्छरों के झुंड की तरह होती हैं। कहीं भी भाग जाओ तो सिर पे घेरा बनाकर भिनभिनाने लगती हैं। मसूरी का एक चक्कर लगाने के बाद चंदर लौट ही रहा था कि पम्मी ट्रैवल की दुकान दिखाई पड़ी। दुकान बाहर से कोई भी नॉर्मल टूर एंड ट्रैवल की दुकान लग रही थी। वो ये सोचकर दुकान के पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया कि अगर पम्मी से मिलने गया तो वो सोचेगी कि बड़ा चेप टाइप का है। एक ही दिन में दुकान ढूंढकर मिलने आ गया। चंदर को मसूरी की ठंड और ठंड में मिले हुए कोहरे को महसूस करते हुए पता ही नहीं चला कि कब 2 घंटे बीत गए। चंदर को मुंबई के ट्रैफिक की इतनी आदत हो चुकी थी कि मसूरी की सड़कें उसको गोद जैसी लगी। मुंबई की सड़कों पर सुकून नहीं था और मसूरी की हर एक चीज़ में उसको सुकून दिख रहा था। ऐसा शायद वहाँ रहने वालों के लिए साथ ना था, लेकिन चंदर की आंखों में अभी भी मुंबई की सड़कों की बेचैनी अटकी हुई थी। हम सभी का अपना एक फेवरेट शहर होता है जहां हम रिटायर होने के बाद रहना चाहते हैं। कमाल की बात है कि हम उस शहर का पता जानने के बाद भी कभी वहां पहुंच नहीं पाते। अगर जिंदगी के पते पर पहुंचना इतना आसान होता तो जिंदगी की औकात 2 नंबर के जीके के सवाल की तरह होती। आगे बढ़कर चंदर किताब की दुकान पर पहुंचा। दुकान पर किताब ढूंढते ढूंढते चंदर को याद आया कि उसको किताब की दुकान पर जाकर घंटों किताब ढूंढना कितना पसंद था। कैसे वो किताब की दुकान पर घंटों टाइम बिता दिया करता था। कई बातें जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं वो हम पता नहीं कैसे एक दिन भूल जाते हैं। दुकान पर करीब वो 2 घंटे बिताने के बाद उसने कुल 8-10 किताबें खरीदी, जिसमें रस्किन बॉन्ड की 2 किताबें, मनोहर श्याम जोशी की टटा प्रोफेसर, अज्ञे की शेखर एक जीवनी, विनोद कुमार शुक्ल की दीवार में एक खिड़की रहती थी, भगवती चरण शर्मा की चित्रलेखा, धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता और सुरेंद्र वर्मा की मुझे चांद चाहिए थी। दुकानदार ने चंदर को इतनी किताबें खरीदते हुए देखकर कुछ नई किताबें सजेस्ट की, लेकिन चंदर ने दुकानदार की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। लोग कहते हैं कि किताबें दोस्त होती हैं। चंदर अपने कुछ पुराने दोस्त पाकर खुश था। असल में किताबें दोस्त तब बनती हैं जब हम सालों बाद उन्हें पहली बार की तरह छूते हैं। किताबें खोलकर अपनी पुरानी अंडरलाइन को ढूंढ ढूंढ कर छूने की कोशिश करते हैं। किसी को समझना हो तो उसकी सेल्फ में रखी हुई किताबों को देख लेना चाहिए। किसी की आत्मा समझनी हो तो उन किताबों में लगी हुई अंडरलाइन को पढ़ना चाहिए। चंदर को किताबें खरीदने में करीब 11:30 बज गए। उसे अब थोड़ी थोड़ी भूख लगनी शुरू हुई। वो किताब की दुकान के पास ही एक कैफे में जाकर बैठ गया। कैफे साइज में बड़ा था, लेकिन कैफे का मेन्यू छोटा सा था। मुश्किल से 3-4 टेबल, मेन्यू में बस 3-4 तरह के पराठे, 1-2 तरह के सैंडविच और चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, बस इतना ही मिलता था कैफे में। इक्का दुक्का टूरिस्ट बीच बीच में आलू, गोभी, पनीर के पराठे खाने आते रहते थे। चंदर ने पराठे और चाय ऑर्डर करके किताबें पलटना शुरू कर दिया। किताब पलटते पलटते करीब 1 घंटा बीत गया। शहर छोटा हो तो दिन बड़े हो जाते हैं। चंदर आराम से किताबें पढ़ने में मशगूल हो गया। शेखर एक जीवनी को पलटते हुए उसको अपनी जान पहचान की एक पुरानी लाइन मिली। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखने लगे तो संसार में सुंदर पुस्तकों की कमी न रहे। इस लाइन को पढ़कर चंदर ने किताब के पन्ने को सहलाया
और किताब के पन्ने ने वापस चंदर को सहलाया। ये लाइन कहीं खो न जाए, इसलिए चंदर ने काउंटर वाले लड़के से पेन मांगा और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा कि उसको अगर अपनी किताब लिखनी हो तो उसका एंड वो क्या लिखेगा। ऐसा कुछ तो उसने किया ही नहीं है। उसकी कहानी में ऐसा अलग क्या है जो वो बैठ के किसी को सुना पाए। ये सोचकर चंदर को पहली बार अपने ऊपर कुफ्त हुई। किताबें मज़ा देती हैं और अच्छी किताबें मज़े मज़े में पता नहीं कब बेचैनी दे देती हैं। चंदर पहली बार अपनी ज़िंदगी के बारे में किताब की तरह सोच रहा था। दिमाग पर बहुत ज़ोर डालने के बाद भी उसे समझ नहीं आया कि उसकी कहानी का एंड क्या होगा। उसको पहुंचना कहाँ है, वो क्या करना चाहता है। सुधा अगर शादी के लिए मान जाती तो क्या वो एंड होता? सुधा से बच्चे होते तो क्या होता? उसके बच्चे बड़ा होकर बहुत अच्छा करते, क्या वो एंड होता? ऑफिस में अपने दोस्तों जैसे 2-3 घर बुक करवा लेता, क्या वो एंड होता? शेयर में इन्वेस्ट करके लाखों कमा लेता, क्या वो एंड होता? अपनी ज़िंदगी के बारे में किताब की तरह सोचने में समझ में आता है कि हम रोज कैसी तुच्ची ज़िंदगी जीने के लिए मरे जा रहे हैं। किताब और ज़िंदगी में बस लॉजिक भर का फ़र्क होता है। किताबों का अंत लॉजिकल होता है, लेकिन ज़िंदगी का नहीं। जो लोग ज़िंदगी लॉजिक से ढूंढते हैं, उनके जवाब हमेशा गलत होते हैं। ये सब सोचते हुए उसने पहली बार ये ख्याल आया कि छुट्टियाँ क्यों इतनी ज़रूरी होती हैं। अपनी ज़िंदगी के बारे में किताब की तरह सोचने से कई सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। चंदर को बहुत ढूंढने पर भी अपनी ज़िंदगी का कोई लॉजिकल अंत नहीं लगा। उसने थक कर अपनी ज़िंदगी के अंत के बारे में सोचना बंद कर दिया और एक और चाय ऑर्डर कर दी। चाय की चुस्की में जैसे पुराने दिन घुले हुए होते हैं। हर एक चुस्की के साथ पुराने दिन उसके अंदर उतर कर उसको बेचैन करने लगे। अब सुधा से ज़्यादा उसको अपने होने वाले बच्चे की याद आती थी। सुधा हमेशा कहती थी, हमें केवल यादें याद नहीं आती, बल्कि सबसे ज़्यादा वो यादें याद आती हैं जो हम बना सकते थे। चंदर अपने मन में अपने बच्चे की शक्ल बनाने लगा। बच्चा किसके जैसा दिखेगा? चंदर हमेशा से चाहता था कि जब भी बच्चा हो तो लड़की हो, क्योंकि बच्ची होने पर वो सुधा के बचपन की झलक देख पाता, उसे छू पाता। ये सारी बातें उसे परेशान कर रही थी। तभी उसने देखा कि कैफे में पम्मी आई हुई है। पम्मी ने काउंटर पर बैठे लड़के से कुछ बात की। वो चाय बनाने का बोलकर जैसे ही घूमी, चंदर पर उसकी नज़र पड़ी। चंदर को देखकर पम्मी उसकी टेबल पर आई और इतनी सारी किताबें देखते ही बोली, तो इसलिए घर छोड़ा था? मुझे खुद नहीं पता किस लिए। तुम्हें क्या लगता है किस लिए छोड़ा होगा घर? इतनी सारी किताबें हैं, वो किताबें पढ़ने के लिए ही घर छोड़ा होगा। किताबें पढ़ने के लिए घर छोड़ने वाले तुम दुनिया के पहले आदमी हो गए। गुड आइडिया। दिन भर बैठकर बस किताब पढ़ना और चाय पीना, इतना हो जाए तो लाइफ सेट है। किताबें भी बहुत सी हो गई हैं और यादें भी। यादें तो इतनी हो गई हैं कि नई यादें बनाने की ज़रूरत ही नहीं, पुरानी वाली रिवाइज करके ही काम चल जाएगा। आजकल ब्रेकअप के बाद घर कौन छोड़ता है यार? ब्रेकअप के लिए नहीं छोड़ा, अपने पागलपन के लिए छोड़ा। क्या है पागलपन तुम्हारा? पता नहीं, ढूंढ रहा हूं। कहाँ ढूंढ रहे हो? किताबों में? नहीं, अपने आप में। आज घर छोड़े हुए 11 दिन हुए, मिल जाएगा। खैर, तुम यहाँ कैसे? इस कैफे का मालिक कैफे को बेचना चाहता है। 1 बजे का टाइम दिया था, अभी तक आया नहीं। ये तो बहुत बड़ी जगह है। तुम भी कैफे चलाओगी या कुछ और प्लान है? बाय द वे, मैंने तुम्हारी शॉप देखी थी। तुम्हारा तो टूर एंड ट्रैवल का काम है, फिर कैफे क्यों? अरे, तो आई क्यों नहीं तुम? अपना पागलपन ढूंढने में बिजी था। खैर, तुम्हारा इस जगह को लेकर क्या प्लान है? पम्मी टूर एंड ट्रैवल की क्या कहानी है? तुम्हें मिल गया अपना पागलपन?
बाप रे, इतने सारे सवाल एक साथ। घर वाले इतने ही सवाल पूछते थे, इसलिए घर छोड़ दिया था। फिर एक एक करके बता दो। बस एक ही शौक है मेरा, घूमना फिरना। रुड़की में पैदा हुई, पढ़ने में सही थी। वहीं आईआईटी रुड़की में मैंने बीटेक किया। मसूरी ट्रैक करने कई बार आई, बस इसमें मन लग गया। कॉलेज के बाद करीब 5 साल जॉब किया। कई कंट्री गई, खूब घूमी। जब इतने पैसे बच गए कि 1 साल काम चल जाएगा तो ये शॉप ले ली। यहाँ इस कैफ़े में मेरा एक ट्रैवल कैफ़े खोलने का मन है। लोग आएं, अपनी ट्रिप प्लान करें। होटल में वो फील नहीं आती। मैं चाहती थी कि ट्रैवलर्स यहाँ आकर रुकें और कुछ दिन रुककर कुछ नया पाएं। मैं उनको ट्रैक पर लेके जाऊं। कभी बाहर का टूर बने तो कभी नया देश, कोई नई जगह देखने जाऊं, नए लोगों से मिलूं, उनकी कहानियां सुनूं। बस इतना सा पागलपन है। प्यार व्यार नहीं हुआ इस बीच। 2 बार हुआ, घनघोर वाला हुआ। लेकिन यार, मेरे से शादी वाला सेंटियापा बर्दाश्त नहीं होता। पम्मी के ये बोलते ही चंदर के सामने रखा खाली कप सुधा की याद से भर गया। तभी वहां कैफे का मालिक आ गया। पम्मी उससे बात करने के लिए दूसरी टेबल पर जाकर बैठ गई। 15-20 मिनट तक उन्होंने कैफे को लेकर कुछ डिस्कस किया। इस बीच चंदर उठकर वहां से चल दिया। अपने कमरे में आकर चंदर ने किताब खोलकर रखी और किताब ने चंदर को पढ़ना शुरू कर दिया। अगले 3-4 दिन चंदर ने उसी कैफे में किताबें पढ़ते और चाय पराठे खाते हुए बिता दिए। खरीदी हुई किताबों में से आधी किताबें चंदर ने पढ़ भी ली। पुरानी अंडरलाइन ने एक बार फिर से चंदर को ढूंढ लिया था। कैफे के बैरा अब उसको पहचानने लगे थे। मसूरी की सड़कों को अब चंदर अजनबी नहीं लगता था। आते जाते होटल वाला चंदर को जगहें बताता रहता। कई बार इंसिस्ट करके धीमी टोन में पूछता भी, सर, कोई भी इंतज़ाम करना होगा तो बता दीजिएगा। हमारे यहाँ इंतज़ाम रिस्पॉन्सिबल रेट पर हो जाता है। होटल वाला भी अब चंदर के लिए अजनबी नहीं था। वो चंदर को बार बार मोबाइल पर लड़कियों के फोटो दिखाने की कोशिश करते हुए बताता रहता, सर, एक बार देख तो लीजिए, मुंबई की हीरोइन भूल जाएंगे। चंदर उससे इस ऑफर को हर बार मुस्कुराकर टाल दिया करता। इस बीच चंदर ने अपने घर में बता दिया कि वो विपसेना के ध्यान शिविर में गया हुआ है। उसका फ़ोन कुछ दिन बंद रहेगा, वो लोग परेशान ना हों। इस बीच चंदर ने सुधा को फ़ोन करने की कोई कोशिश नहीं की। गुस्सा जब बढ़ जाता है तो दुनिया को झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गुस्सा जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो अपने आप को झेलना मुश्किल हो जाता है। कमाल की बात यह है कि हम अपने आप से चाहे जितना गुस्सा हो जाएं, एक सुबह अपने आप सब सही हो जाता है। चंदर का अपने आप से गुस्सा थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। चंदर का अपने आप को झेल पाना मसूरी ने थोड़ा आसान कर दिया था। जैसे जैसे किताबों के पन्ने पलटते जा रहे थे, वैसे ही अगला दिन अपने आप को पलटता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन टहलते हुए चंदर पम्मी की शॉप के बाहर से गुजरा और इस बार वो अंदर चला गया। तुम कैफे कब ले रही हो? उस कैफे में चाय के पैसे देना अच्छा नहीं लगता। काश ऐसा होता। कैफे की डील नहीं हो पा रही है। लेकिन क्यों? उसका ओनर 12 लाख रुपए बोल रहा है। आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।